करता हूँ कि हाउ टू असेस इंट्रा ऑपरेटिव ब्लीडिंग, अगर कितनी ब्लीडिंग हो रही है सर्जिकल ब्लीडिंग, आप उसको कैसे असेस करते हैं? सर गॉज पीसेस गिनते हैं, सर्जिकल साइट पे जो ब्लड है वो गिनते हैं, और सर वो जो कंटेनर में होता है सर, और सक्शन के अंदर, और तो उससे मतलब, और इसके अलावा सर बस यही होता है सर, इसके अलावा भी होता है। जी जनाब, सितारों से आगे एक जहां और भी है। अच्छा सबसे पहले इसमें आप सबसे पहले तो देखें ना, आप ये देखेंगे कि क्या ब्लीडिंग, सेम ब्लीडिंग इज सिमिलर फॉर एवरी पेशेंट। अगर 100 ml ब्लीड हुआ है तो क्या सबके लिए नॉर्मल हो, एक बराबर इफेक्ट होगा? नहीं सर। तो ये जब भी आपसे सवाल पूछे तो आप सबसे पहले ये कहें कि वी विल असेस द एस्टिमेटेड ब्लड वॉल्यूम ऑफ दैट पेशेंट, ओके, एंड टू हैव द अलाउएबल ब्लड लॉस, ओके, एट द सेम टाइम देन वी, क्योंकि समझ आ गई बात, तो सिवियरिटी का अंदाजा तो उसी से ही पता चलेगा ना। एक बच्चा जिसका ब्लड वॉल्यूम 2 किलो उसका वजन है, 3 किलो उसका चले वजन है, तो उसका 300 ml ब्लड वॉल्यूम है टोटल। अगर प्री मेच्योर भी है तो उसमें 90 भी है, 90 भी लगाए, चलो मैं राउंड ऑफ कह रहा हूँ, 300 ml उसका ब्लड, तो उसके लिए तो 100 ml जो है वो 1/3 ब्लड लॉस है ना। सही बात है। ठीक है, तो आप ये आंसर देते हुए ये क्योंकि देखें होता ये है कि कई दफा आपके आंसर की खूबसूरती जो है वो बताती है कि आपका, और एक फायदा ये होता है कि अगर आप तरतीब से बताएंगे ना तो चीजें आपको भूलेंगी नहीं। ठीक है, अगर अभी ये जो वाइवे के कैंडिडेट्स हैं वो क्यों प्रॉब्लम में फंसते हैं, उसकी वजह ये है कि उनकी तरतीब ही नहीं सही होती। पहले वो सर बताते हैं, फिर धड़ बताते हैं, फिर पेट बताते हैं, फिर मतलब हाथ बताते हैं, फिर हाथ के बाद उनको याद आता है कि होनी भी है, ये होता है। तो अगर आप तरतीब से बताओ कि पहले उसका अलाउेबल, उसका एस्टिमेटेड ब्लड वॉल्यूम, अलाउेबल ब्लड लॉस, ठीक है, और उसके बाद आप उसमें जब, अब आपका जो आंसर था ना वो पहला आपने लफ्ज क्या बोला था, गॉज, तो गॉज पीस को कैसे असेस करते? सर वो साइज होता है उसका, मतलब डिफरेंट साइजेस के होते हैं, अगर बड़े साइज का वो 150 और 50 ml वो उसकी काउंट जी, उसमें भी होगा ना कि वो फुली सोक्ड है, उसके अंदर आपका कितना ड्रेन, कितना इरिगेशन है, समझ आई, कितना वो फुली सोक्ड है, तो उस हिसाब से उसका होगा। ठीक है, और सक्शन बॉटल होगी, उस सक्शन बॉटल में आ रहा होगा, गॉस फीसिस में आ रहा होगा। ठीक है, और आपको सर्जिकल जो साइट है वो आपको बताएगा कि भाई कितनी ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपको सिवियरिटी और ब्लीडिंग में एंड में आप वाइटल साइंस भी बताएं, समझ आई, वाइटल साइंस से भी एक आपको इनडायरेक्टली पता चलेगा सिवियरिटी ऑफ ब्लीडिंग का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखें कुछ और है और आंसर इसका कुछ और है। ठीक है, ठीक है, अच्छा, मेरे ख्याल आप असल में यार अनफॉर्चुनेटली मैं पिछले चंद दिनों में, आज भी मेरे ना सर में बहुत ही शदीद दर्द हो रहा है, तो मैं शायद मैं 100% मैं फिट नहीं हूँ। तो आप जो आपका जो आई एनेस्थीसिया था वो तो मैंने आपको वो भी नहीं बता सका। आप ऐसा करो कि आप बताना शुरू करो, शाबाश, कि आई एनेस्थीसिया में मेन क्या कंसर्न्स होते हैं। सर पहले इसकी एनाटमी का सर रिव्यू दे देता हूँ सर। जी उसमें जी, ये कि आप अपनी स्क्रीन शेयर अगर करना चाहते हो तो स्क्रीन शेयर कर लो, आपको जैसे मुनासिब है। अगर आप जबानी बताना चाहते हो तो आप जबानी बता दो। हाँ जी सर, मैं वैसे बताता हूँ सर। उसमें बेसिक एनाटमी आई कि उसमें आपको पता होना चाहिए कि 3 लेयर्स हैं उसकी, तो आउटर मैकेनिकल, और उसके बाद मिडल वास्कुलर और इनर न्यूरल लेयर है। तो उसमें जो है पोस्टीरियर 5th 6th जो है आउटर लेयर का स्क्लेरा बनाता है, 1/6 जो है कॉर्निया बनाएगा, वो रिफ्रैक्टिव स्ट्रक्चर है। और उसके बाद जो है कोराइड, सीली बॉडी और आइरिस आएगा वास्कुलर में। उसके बाद इनर जो वीआईपी लेयर है वो रेटिना आ जाएगा आपका। उसके बाद सर नॉर्मल आपको एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन का पता होना चाहिए। एक्वस ह्यूमर एंटीरियर चैम्बर में है, एंटीरियर सेगमेंट में है, और विट्रस ह्यूमर जो है पोस्टीरियर सेगमेंट के अंदर है। तो उसमें जो है पहले सिली बॉडी से प्रोडक्शन होगी, उसके बाद फिल्ट्रेशन होगी आइरिस के अंदर, और फिर पोस्टीरियर चैम्बर से फ्लो होगा, और फिर एंटीरियर चैम्बर में जाएगा एक्वस ह्यूमर, और ड्रेनेज होगा कैनाल ऑफ श्लेम्पे। ठीक है,
सर इसके बाद नॉर्मल आईओपी का पता होना चाहिए एनेस्थेटिस्ट को कि 10 to 21 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। और ये के इसके अलावा फैक्टर्स का पता होना चाहिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द आईओपी। आपने तो उसमें 10 सर to 21 बताया, ये ज्यादा नहीं आप बता रहे? सर यही लिखा हुआ था सर अच्छा ठीक बुक है, के अंदर। इसको रिकन्फर्म कर लेते हैं, 10 to जी 21। ठीक है ठीक है। अच्छा सर, उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग आईओपी, ठीक है उसमें हमारे पास आ जाएंगे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स। सारे जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं वो लोअर करते हैं आईओपी को, एक्सेप्ट सक्सामिथोनियम जो ट्रांजिएंट और ब्रीफ आईओपी को ट्रांजिएंटली और ब्रीफली बढ़ाता है। वो जो है 5 to 10 मिनट्स के लिए बढ़ाता है उसे, और 6 to 12 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का राइज होता है उसमें। ठीक है। उसके बाद आ जाता है एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन। उसमें ग्लाउकोमा और नैरो एंगल ग्लाउकोमा आ जाता है। और फिर उसमें ये है कि आपका प्रोडक्शन इससे भी इफेक्ट होती है, हाइपोक्सिया, हाइपरकार्बिया और हाइपरटेंशन से प्रोडक्शन ज़्यादा होती है आईओपी की, तो फिर इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ता है। इसके बाद सर उसमें वोलेटाइल्स, जितने भी ऑल वोलेटाइल्स लोअर दी आईओपी। उसके बाद जो है कोराइडल ब्लड वॉल्यूम, वो जो फैक्टर्स रेज करेगा कोराइडल ब्लड वॉल्यूम को, तो वो भी आईओपी को रेज करेंगे। उसके बाद सर कुछ और फैक्टर्स आ जाते हैं। उसमें है इंडक्शन एजेंट्स। इंडक्शन एजेंट्स में सारे इंडक्शन एजेंट्स जो है वो आईओपी को लोअर करते हैं एक्सेप्ट केटामीन। फिर सब उसके बाद आता है एक्सट्रिंसिक प्रेशर, यानी मास्क से जो आपका प्रेशर उसके ऊपर आया है, या फिर आपने रेट्रोबल्बर ब्लॉक लगाया उसके बाद मसाज किया है और जोर से कर दिया, तो उससे भी आईओपी ज़्यादा रेज हो जाएगा उल्टा। और फिर ऑर्बिटल कंप्रेशन किसी भी चीज़ से। ठीक है। फिर उसके बाद सर विट्रियोरेटिनल सर्जरी में खास तौर पे हमें अगर रेटिनल डिटैचमेंट हुई है किसी पेशेंट की, तो वीआर सर्जन अगर इंजेक्ट करता है उसमें सल्फर हेक्साफ्लोराइड या पर फ्लोरोप्रोपेन या ऑक्टा फ्लोरोप्रोपेन, तो उससे जो है उसमें आपने नाइट्रस ऑक्साइड को उस टाइम बंद रखना है। और क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो गैस, ये जो इंजेक्ट करते हैं रेटिनल टेम्पोनाट के लिए, उसकी एक्सपेंशन करवा देता है, और वो जो है फिर आईओपी एक बहुत ज़्यादा रेज हो जाता है जब एक्सपेंशन हो जाती है उसकी। तो सर ये उसमें फैक्टर्स आ गए। उसके बाद सर इसमें हमारी एनेस्थेटिक कंसिडरेशंस आ जाती हैं। ठीक है। उसमें सर हम पहले प्री ऑपरेटिव असेसमेंट देखेंगे। प्री ऑपरेटिव असेसमेंट में सर मोस्टली ये पीडियाट्रिक या जीरियाट्रिक पॉपुलेशन होती है, तो उसमें जो कंसर्न जो पीडियाट्रिक और जीरियाट्रिक पॉपुलेशन के हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद टॉपिकल मेडिकेशंस का हमें पता होना चाहिए जो यूज़ होती हैं आई में, जिनके सिस्टेमिक इफेक्ट्स हैं। तो ठीक है। उसमें सर एक इकोथायोफेट यूज़ होती है जो एंटी ग्लाउकोमा ड्रग है, और वो आईओपी को लोअर करती है, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट है कि वो सूडोकोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर है, जो प्लाज्मा में कोलिनेस्ट्रेज है उसको इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से सक्स जो है उसका स्टे ज़्यादा हो जाता है प्लाज्मा में, ठीक है। तो उसका एक्शन प्रोलॉन्ग हो जाएगा। इसी ठीक है। तरह फिर हमारे पास सिनेफ्रीन आ जाती है, वो यूज़ होती है ग्लाउकोमा में। वो भी जो है उसके सिस्टेमिक इफेक्ट्स आएंगे, हाइपरटेंशन, और इस तरह जितने बीटा ब्लॉकर्स यूज़ होते हैं, टिमोलोल, डोर्जोल, टिमोलोल जैसे यूज़ होता है, वो जो है उससे भी जो है सिस्टेमिक इफेक्ट आएंगे, ब्रेडिकार्डिया और ब्रोंकोस्पाज्म। इसी तरह कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स यूज़ होते हैं, तो उससे भी आईओपी आपका बढ़ सकता है, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो सकता है उससे। फिर सर उसके बाद आते हैं एसिटाजोलामाइड यूज़ होता है, डायमॉक्स, उसमें जो है वो बल्कि सॉरी ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवाता है। और उसके बाद सर आता है इंट्रा ऑपरेटिव कंसर्न्स आ जाते हैं। उसमें ये है कि हमने आईओपी को मेंटेन रखना है, और इसमें फिर आपने ऑकुलोकार्डियक, ऑकुलोमेडुलरी रिफ्लेक्सेस आ जाते हैं आपके। उसमें हमारे पास 3 रिफ्लेक्सेस आ जाते हैं। ऑकुलोकार्डियक रिफ्लेक्स आ जाता है, और फिर ऑकुलो रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्स आ जाता है, और ऑकुलो एमेटिक रिफ्लेक्स आ जाता है। ये बेसिकली सारे जो रिफ्लेक्सेस हैं ये ट्राइजेमिनो वागल रिफ्लेक्सेस हैं। उसमें हमें पहले नॉर्मल हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि नर्व सप्लाई कैसे है,
जो सारे मसल्स हैं उनको थर्ड नर्व सप्लाई करती है, और लेटरल रेक्टस को एब्ड्यूसेंस नर्व सप्लाई करती है, और सुपीरियर ऑब्लिक को ट्रोक्लियर नर्व सप्लाई करती है। तो इसमें जो है जब मीडियल रेक्टस की या स्क्विंट सर्जरी में, स्ट्रैबिस्मस में, पीडियाट्रिक सर्जरी में कॉमन है कि जब वो सर्जन ट्रैक्शन देता है उस पे मसल पे, उसे शॉर्टन करने के लिए या उसे लेंथन करने के लिए अकॉर्डिंग टू द स्क्विंट, तो उसमें जो है ये रिस्पॉन्स एग्रीवेट होता है, जिसे ऑक्यूलोकार्डियक रिफ्लेक्स कहते हैं, या फिर ये बाकी ऑक्यूलोमेडुलरी रिफ्लेक्सेस भी एग्रीवेट हो सकते हैं, स्टिमुलेट हो सकते हैं। वो उस ट्राइजेमिनो-वागल रिफ्लेक्स है, जिसमें ट्राइजेमिनल नर्व के अफरेंट रिफ्लेक्सेस आते हैं, और वागल जो है वो इफरेंट उसका लिम्ब होता है, इफरेंट इम्पल्सेस लेके जाता है, जिसकी वजह से सर ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। जी आपकी आवाज चली गई है अरसलान। हाँ जी सर, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। अभी आ रही है सर आवाज? जी जी हाँ जी सर, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, और हाइपोटेंशन में पेशेंट जा सकता है। तो फिर उसमें यही होता है कि हम ये 3 स्टेप्स करते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि सर्जन को अगर तो स्वेब बहुत उसका ऑक्यूलोकार्डिक अच्छा, रिफ्लेक्स आया तो हम सर्जन को एक मिनट के कहते लिए हैं जरा कि रुकना, 1 मिनट के लिए रुकना। आप में से किसी ने ऑक्यूलो इमैटिक रिफ्लेक्स, ऑक्यूलो रिस्पिरेटरी रिफ्लेक्स का नाम सुना है? एनीवन? ये मेरा ख्याल से किताबों में नहीं लिखा हुआ, ये आर्टिकल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये शायद उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं होगा, लेकिन बहरहाल आपको आना चाहिए। ये मैंने लिंक शेयर किया है, उसके अंदर आई से रिलेटेड सारे अभी तक की जो इसने बात बताई है ना, देखें सरफेस एनाटमी, क्या नाम है इसका, जो होती है ना एनाटमी, वो आपको आई की एनाटमी पूछे जाने के चांसेस कम है, लेकिन जूनियर लेवल पे रूटीन हमेशा ये बनाएं कि पहले एनाटमी, फिर फिजियोलॉजी, फिर फार्माकोलॉजी, फिर उसकी क्लिनिकल रेलेवेंस, कोई भी टॉपिक पढ़ना हो आप अपनी तरतीब इस तरह की बनाएं ताकि आपको मिस ना हो। तो अभी तक जो इसने बताई है बात अरसलान ने, उसके समरी अगर बनाए तो उसका ये है कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर एक तो मेंटेन कैसे होता है, और व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच कैन इंक्रीज और डिक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, ठीक है। तो ये मेन समरी है, और डिफरेंट दवाइयाँ जो पेशेंट ले रहा होगा वो यूजुअली जो है इसके अंदर आपने थोड़ी सी इसमें ना अमेंडमेंट अरसलान ये जरूरत है, ये जो कॉमन दवाइयाँ है ना, जैसे इकोथायोफेट है ना, वो इतनी कॉमन नहीं है जितनी अदर दूसरी दवाइयाँ हैं, ठीक है। यानी कि मिसाल के तौर पे जो बीटा ब्लॉकर है, टिमोलोल है, वो यूज़ की जाती है, ठीक है। उसके बाद जो कॉमनेस जो और कौन कौन सी दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं, मेड्रियाट्रिक यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे एट्रोपिन है या ट्रोपिकामाइड है, उसका क्या सिस्टेमिक इफेक्ट होगा, ठीक है। इट्स क्लियर ना? जी सर। उसके बाद सबसे ज्यादा कॉमन और जो कौन सी चीज यूज की जाती है आई में, स्टीरॉइड्स, ठीक है। तो स्टीरॉइड्स का भी इसमें जिक्र आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप उसकी थोड़ी सी आपको यानी कि बेसिकली आपको टॉपिकल दवाइयाँ और उसमें ग्रुप्स बना ले कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर किससे कम होता है, किससे ज़्यादा होता है, और उसके अलावा एंटीबायोटिक्स भी होती हैं, और जो है वो आपकी जो स्टीरॉइड मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो एक एंटीबायोटिक होता है वो एमसीक्यू के रेफरेंस से, वो कौन सा एक होता है जिससे ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है? सर टेट्रासाइक्लिन्स में क्लोरमफेनिकॉल है मेरे ख्याल से। सही। जस्ट करेक्ट मी अगर मैं गलत, किसी और इन द मीन टाइम चेक कर ले, ठीक है। मौजमा आप चेक कर लो अगर मैं गलत तो नहीं मैंने बता दिया, ठीक है। नहीं डॉक्टर शेर यार आप सही कह रहे हैं। ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद जो है आपको पता होने चाहिए आई के ब्लॉक्स। अब आप अगला अगला अरसलान अगला स्टेप में आपके क्या बताना है आपने? ब्लॉक्स। जी जी। अच्छा सर, इसमें आपने जो तरतीब बनाई है आप उसको फॉलो करो, आपने इसके बाद क्या बताना है? सर कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ व्हाट? सर पेरी ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव, वही बता रहा था मैं भी। नहीं नहीं, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ व्हाट? दवाइयाँ? नहीं, ऑकुलर कॉम्प्लिकेशंस जो हो सकती हैं। ओके बताओ, शाबाश। सर एक कॉमन जो मतलब कॉर्नियल एब्रेजन हो सकती है। सही।
अगर आपने सही तरह से शट नहीं किया, टिपिंग नहीं की आईज की, उसमें मतलब यूजुअली ये होता है कि यूनिलैटरल आई पेन के साथ प्रेजेंट करता है पेशेंट बाद में। और और नहीं, मतलब कौन सी टीयरिंग। कंडीशन में ये होने के चांसेस होंगे कॉर्नियल एब्रेजन? कोई एक कंडीशन का नाम बताओ। सर जीए में जो केसेस हम कर रहे हैं तो उसमें नहीं, जिसमें ज्यादा चांसेस होंगे, देखो सोचो कौन सी कंडीशन होती है जिसमें आई बहुत प्रोमिनेंट हुई हुई होती है? सर ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। नहीं, कौन सी एक बीमारी होती है? थायराइड सर। ग्रेव्स ऑफ्थेल्मोलॉजी जी, और ठीक है, ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज। ठीक है, तो उसमें ये या एक मतलब आपका ये कि या होना चाहिए। और उसके अलावा और किसमें चांसेस होंगे ज्यादा आई की इंजरी? एक आपने कॉर्नियल का आपने बता दिया, और इसके अलावा क्या क्या हो सकती है आई इंजरी? सर जी जी बताओ। सलाना म्यूट हो गए हो। आवाज आ रही है? आवाज कहाँ गायब हो गई भाई? जी सर, वो पता है मैसेज आया था, द होस्ट म्यूटेड यू। अभी आ रही है सर आवाज आप? जी जी आ रही है, आ रही सर है। एंटीकोगुलेशन जो पेशेंट होते सर हैं सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एक मिनट ओक्लूजन हो हुमैरा सकती है प्लीज, सर। ये ना अभी इसका फॉर्मेट, आप जो भी सवाल है आप लिखे, मैं आपके सवाल को आंसर कर रहा हूँ, आप लिखे मैसेज में। जी बताओ अरसलान शाबाश। जी सर, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन हो सकती है अगर प्रोन पोजीशन में पेशेंट है काफी देर से और प्रेशर आ गया आई बॉल पे, तो मतलब उसमें प्रोप्टोसिस हो सकता है, कीमोसिस, और मतलब एडिमा हो सकता है। और सर कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस हो सकती है सर अगर आप जैसे कार्डियोपल्मोनरी बाईपास की सर्जरी चल रही है और काफ़ी देर के लिए इस्कीमिया हो गया है, तो ऑसिपिटल जो कॉर्टेक्स है उसकी ब्लड सप्लाई हैम्पर हो जाएगी, जिसकी वजह से ये कंडीशन आएगी। उसके बाद सर फर्ज किया हम एट्रोपिन या स्कोपोलामीन पैच यूज़ करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव नॉजिया वॉमिटिंग के अंदर, या फिर हम वैसे एट्रोपिन अगर यूज़ करते हैं उसके अंदर सर्जरी के दौरान कोई मतलब पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में जैसे जाता है तो उससे सर अगर प्रोन है पहले से पेशेंट एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा के लिए, तो जब डायलिटेशन होगी प्यूपिल की तो आइरिस के जो फाइबर्स हैं वो बैक जाएंगे और फिर उसे एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा में ले जाएंगे। ठीक है सर इसके अलावा सर इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी हो सकती है सर पेरी ऑपरेटिव में। ठीक है। सर वो मोस्टली मतलब लॉन्गर ड्यूरेशन सर्जरीज में होने का चांस होता है, उसमें स्पाइन सर्जरी में ये हमारा कंसर्न हाइपोटेंसिव होता है। एनेस्थीसिया में, हाइपोटेंसिव जी सर। एनेस्थीसिया जिसमें अगर जो आई का जो परफ्यूजन प्रेशर है वो मेंटेन नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ हाइपोटेंशन, या तो देखो हाइपोटेंशन होगी या कंप्रेशन हो रहा है, दोनों दोनों सूरतों में हो सकता है। ठीक है, सही। ठीक है। और अच्छा सर, उसके बाद जो है टाइप्स ऑफ रीजनल एनेस्थीसिया फॉर ऑफ्थेल्मिक सर्जरी, सर उसमें हमारे पास 3 ब्लॉक्स आ जाएंगे। सब टिनॉन ब्लॉक, पेरिबल्बर ब्लॉक और रेट्रोबल्बर ब्लॉक आ जाएगा। सब टिनॉन ब्लॉक में हम सिंपली सब टिनॉन स्पेस में जाते हैं और कंजक्टाइवा को पियर्स करते हैं और टिनॉन कैप्सूल को भी पियर्स करते हैं और एपिस्क्लेरल स्पेस में इंजेक्ट करते हैं जो हमने लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्ट करना होता है, और वो ऑलमोस्ट 4 to 5 ml होता है। इसी तरह पेरिबल्बर ब्लॉक होता है, उसमें हमें 2 जगह 2 साइड्स पे इंजेक्ट करना होता है लोकल एनेस्थेटिक। एक इंफ्रोटेम्पोरल क्वाड्रेंट, इंफ्रोटेम्पोरल साइड पे इंजेक्ट करना होता है आई के, जो इंसर्शन पॉइंट होता है नीडल का वो हाफ वे बिटवीन द लेटरल कैंथस और लिम्बस के होता है, और नीडल हमारी स्ट्रेट जाती है। फिर थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं हम, बिल्कुल इसमें स्ट्रेट जाते हैं और ये एक्स्ट्रा कोनल ब्लॉक होता है पेरिबल्बर ब्लॉक, जो आई के जो पीछे कोन बनता है एक्स्ट्राओकुलर मसल्स का, उसको ये एंटर नहीं करता, और इसमें लेस चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस के। और लेकिन इसका नुकसान ये कि ये हमारा स्लोअर ऑनसेट इसमें होता है, इफेक्ट आते टाइम लगता है और वॉल्यूम हमें थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है। नहीं, इसमें फेशियल नर्व सेपरेटली ब्लॉक करनी पड़ती है या नहीं?
सर हमें इसमें फेशियल नर्व सेपरेटली ब्लॉक नहीं करनी पड़ती। ठीक है, ठीक है सर उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेट्रोबल्बर ब्लॉक जो इंट्राकोनल ब्लॉक है। सर उसमें भी इसी तरह हमने सेम आप नीडल उसमें जो है हम इंफ्राटेम्पोरल क्वाड्रेंट पे ही लेके जाएंगे, लेकिन पहले हम स्ट्रेट थोड़ी सी लेके जाएंगे नीडल अबाउट 1 सेंटीमीटर। उसके बाद हम उसे जो है मीडली और सेफेलाइट कर देंगे 15 to 20 डिग्री, ताकि वो इंट्राकोनल उसके एक्सिस के डायरेक्शन में आई बॉल के चला जाए, और उसे हम जो है 4 to 5 ml उधर इंजेक्शन हम उसमें इंजेक्ट कर देंगे। इसके अलावा सर टॉपिकल मेडिकेशंस मुझे भूल गया, वो उसमें हम पहले टॉपिकल एनेस्थीसिया देते हैं। ये सब जो ब्लॉक्स हैं उसमें टॉपिकल एनेस्थीसिया में हम यूज कर सकते हैं आई ड्रॉप्स। कौन सा सर उसमें सर 2 प्रॉक्सीमेटाकेन और एमिथोकेन, और इसके अलावा जो हमारे पास एल्केन के आई ड्रॉप्स होते हैं प्रोपैराकेन के, वो हम इंस्टॉल करते हैं उसके अंदर एवरी मिनट हम इंस्टॉल करते हैं 3 टाइम्स। और उसके बाद ताकि हमारा जब हम दूसरा इंजेक्ट करें, अपना ब्लॉक इंजेक्ट करें, तो उस वक्त पेन फ्री हो पेशेंट थोड़ा। ठीक है सर उसके बाद सर आ जाएगा हमारे पास पेनिट्रेटिंग आई इंजरीज का टॉपिक। अच्छा, आपने सब टिनॉन ब्लॉक बताया? जी सर। ठीक है। देखो इसके अंदर ना आपको ये एमसीक्यू में इतनी ज़्यादा डिटेल कोई नहीं पूछेगा, मोस्ट प्रोबेबली आपको टेक्निक के चांसेस कम है कि कोई आपसे इवन एमसीक्यू में भी टेक्निक को नहीं पूछेगा, सिर्फ इसकी कॉम्प्लिकेशन पूछ सकते हैं, एक्स्ट्रा कोर्नल इंट्रा कोर्नल कौन सा होता है, और किसके अंदर फेशियल नर्व सेपरेटली ब्लॉक करनी पड़ती है और किस में नहीं करनी होती। तो आमतौर पे ये इतनी ही टू स्टार्ट विद, बजाय इसके ये कि एक एक ब्लॉक को याद करने की कोशिश करें। अगर आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। जो मेन टेक्निक के ऊपर पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है, जो उसका फेशियल नर्व वाली बात जो बताई है, एक्स्ट्रा कोलर इंट्रा कोलर बताई है, और कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। पेनिट्रेटिंग आई इंजरी से आपने जो बताया था ना कि यूजुअली वैसे तो किसी एज में भी आई की सर्जरी हो सकती है, मगर यूजुअली जो है वो ओल्ड एज में, ठीक है, यंग एज में अक्सर जो है ना आपने एक शायद बोलना भूल गए, हाई मायोपिक्स जो होते हैं ना, उनमें रेटिनल डिटैचमेंट होने का खतरा होता है, ठीक है। और बताओगे कौन कौन सी डिजीजेज हैं जिनमें आई की मैनिफेस्टेशन आती है? सर सिस्टेमिक डिजीजेस। हाँ जी सर सर ये ग्रेव्स डिजीज, ठीक है, एक हो गया। और सर आई की मैनिफेस्टेशंस, सर ये मैंने नहीं पढ़ा सर, सोचो यार, अभी पता है ध्यान में नहीं आ आपको? अभी आप सोचो जरा, आई की मैंने मतलब आई में कौन कौन सी डिजीजेस के अंदर आई इन्वॉल्व होती है? सर डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ठीक है, नेफ्रोपैथी, कुछ आईजी नेफ्रोपैथी वगैरह, जी। उसके बाद जो जैसे एल्पोर्ट सिंड्रोम वगैरह हो जाता जी, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, यूवियाइटिस, इसकी एसोसिएशन है HLA-B27 से, ठीक है। जी सर। और इसके अलावा ये और इसके अलावा कौन सी है? सर ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज हो, बता दिया आई की। थायराइड डिजीज में आगे चीजें, ठीक है। सर मायस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस में टोसिस हो रहा है, ठीक है, टोसिस हो रहा है। तो ये इस तरीके से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किन कंडीशंस में आपको ज्यादा, कुछ डर्माटाइटिस वगैरह होते हैं वो भी एसोसिएटेड होते हैं। फिर उसके बाद टीयर प्रोडक्शन की जो प्रॉब्लम्स है वो भी आई से रिलेटेड है, ठीक है। तो जितनी मायोपैथीज वगैरह होती हैं उसमें स्क्विंट वगैरह बन सकते हैं। जो मायोपैथीज हैं
उनके अंदर हाँ जैसे ये Sjögren सिंड्रोम है ना, ये उसकी डर्माटाइट ये उससे रिलेटेड है। इसमें मौजमा क्या क्या होते हैं फीचर्स Sjögren सिंड्रोम में? किसी को याद है? सर ड्राई आई, ड्राई माउथ और ड्राई और भी कुछ ड्राई होता है बस, स्किन। हाँ बिल्कुल ठीक है। और SLE के साथ एसोसिएशन होती है इसकी मौजमा Sjögren सिंड्रोम की? ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है अब पता लग रहा है कि आई जो है वो पेनिट्रेटिंग आई इंजरी के अलावा भी बहुत ज्यादा होता है। तो दुनिया के अंदर पेनिट्रेटिंग आई इंजरी के अलावा भी बहुत सारी चीजें, तो पेनिट्रेटिंग आई इंजरी तो कर ही लेंगे, असल में ये चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है। और ठीक है, बिफोर एंड एनीवन हैज एनी क्वेश्चन प्लीज। हुमैरा अब आप सवाल पूछिए प्लीज, कोई जो आप सवाल पूछ रही थी। असल में सलाम मैं ये चाह रहा हूँ कि पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा ये जो है ना आई इंजरी, वो इंशाल्लाह हम कल करें। कल आप बिजी तो नहीं हो? नहीं सर कोई मसला नहीं है, मैं ऑनलाइन हो जाऊंगा। हाँ कल इंशाल्लाह जो है ना वो पेनिट्रेटिंग आई इंजरी करेंगे, ताकि ये लोग आज की चीजें पढ़ें। ठीक है, जो क्वेश्चंस इसके अलावा दिमाग में आते हैं वो करें। और जो क्योंकि वो अब हमारा मेन कंपोनेंट हो गया है। ठीक है, मेन कंपोनेंट क्या है? IOP रिलेटेड है और डिजीजेस जिसके अंदर आई की मैनिफेस्टेशंस हो। ठीक है, और किस एज ग्रुप में प्रॉब्लम्स होती है। समझ आया आप लोगों को? किसी का कोई प्लीज एनी क्वेश्चन? ये महिर खान आपने कोई सवाल पूछना है? हुमैरा आपका क्या सवाल था? Sir, unfortunately, I joined late. I think मैंने No problem, you will be able to get the recording. और अरसलान आपसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कि मैं सो रहा था, मैंने भी नहीं मैसेज किया और आपने भी नहीं मैसेज किया, तो नेक्स्ट टाइम हम इसको थोड़ा सा मजीद ऑर्गेनाइज करेंगे कि पर आप उसको एक रिमाइंडर का मैसेज भेज दिया करो। ठीक है जी सर। ठीक है, तो क्योंकि बहुत थोड़े लोग आए हैं, आई थिंक लोगों को पता ही नहीं था या मसरूफ था सब लोग, तो एनीवेज रिकॉर्डिंग तो आप लोग सुन सकते। तो इसमें कोई और बंदा, कोई भी बंदा ऐड करना चाहता है प्लीज? हाँ अरसलान प्लीज। हाँ जी मौसमा क्या सवाल है आपका? सर ये कि पेनिट्रेटिंग आई इंजरी में कौन सा हमें ब्लॉक अवॉइड करना चाहिए? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि वो कल डिस्कस करेंगे ना पेनिट्रेटिंग आई इंजरी के अंदर। एक्चुअली देखें मेरी जी सर, और एक क्वेश्चन। हाँ अरसलान इसका जवाब है आपके पास तो आप बताएं प्लीज। दूसरा सवाल आप बता दें, फिर दोनों एक सवालों का जवाब इकट्ठा लेते हैं। जी सर रेट्रोबल्बर ब्लॉक अवॉइड करेंगे हम? सर जी मौसमा क्या पूछ रही हैं आप? सॉरी जी सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर अगर पेशेंट का प्री ऑपरेटिवली इंट्राओकुलर प्रेशर हाई है तो हम क्या मेजर्स करेंगे प्री ऑप टू रिड्यूस इंट्राओकुलर प्रेशर? देखें मेरी बात सुने अगेन, इसके अंदर होगा ये कि वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि क्या कंडीशन है, और आप उसके अंदर फैक्टर्स यही कर सकते हैं कि द फैक्टर्स विच इंक्रीज IOP। ठीक है, आपने वो फैक्टर्स, आपने एग्रेसिव लेरिंगोस्कोपी नहीं करनी, आप शॉट ना करें, आप डीप प्लेन में इंट्यूबेशन करें, डीप प्लेन में एक्सट्यूबेशन करें। ठीक है, जो है ना वो आई का डायरेक्ट प्रेशर उस पर ना आए, तो ये इसके अंदर मेन उसमें फैक्टर्स होंगे। प्लस जो जो दवाइयों का फैक्टर है, जो चीज़ें हैं वो जाहिर बात है यू विल डिस्कस विद ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, आप बता सकते हैं। और MCQ में के रेफरेंस से आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से ग्रुप ऑफ मेडिकेशंस हैं जो IOP को कम करते हैं, कौन कौन से हैं जो IOP को बढ़ाते हैं। ठीक है जी सर, फिर हम इसमें मैनिटोल और लैसिक्स का जिक्र कर सकते हैं कि इंट्राओकुलर प्रेशर रिड्यूस करने के लिए प्री ऑपरेटिवली, जैसे आई सर्जन देते हैं। हाँ नहीं, लेकिन आम तो देखें, फिर मैं आपको बताऊं, चक्कर ये होता है एक जर्नल प्रैक्टिकल कंडक्ट ऑफ एनेस्थीसिया होता है, उसमें भी आपका ये शोभा नहीं है, समझिए, ये डायरेक्टली इट विल नॉट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू यू आपको अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के रखनी है, और आपकी मस्जिद क्या है? आपके एनेस्थेटिक फैक्टर्स। ठीक है, जैसे फॉर इंस्टेंस
कॉर्नियल एब्रेजन होने के क्या क्या चीजें हैं जिनसे कॉर्नियल एब्रेजन हो सकती है? एक तो डायरेक्ट प्रेशर हो गया, इसके अलावा भी कोई चीज है? सर एक्सपोजर, मतलब एक्सपोजर केराटिटिस के साथ। ये जो मैंने अभी लिंक भेजा है ना, इसको आप सारों आर्टिकल्स को और एक एक फॉरेन बॉडी हो कोई आई में, आप आर्टिकल्स को खोल के, सारे आर्टिकल्स को अगर आप बारी बारी खोल खोल के सिर्फ हेडिंग्स ही देखेंगे ना, चार्ट्स ही देखेंगे, तो आपके सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। जैसे ये अभी मैंने एक आर्टिकल खोला है, उसके अंदर लिखा हुआ है पेरी ऑपरेटिव कॉजेज ऑफ कॉर्नियल एब्रेजन, ठीक है? तो उसके अंदर देखिए लिखा फेस मास्क, एनेस्थेटिस्ट हैंड, हाथों से भी हो सकता है वो। उसके बाद है वो जो स्ट्रैप्स होते हैं, जो उसकी आईडी का बैंड होता है, उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है? लेरिंगोस्कोप का या कोई इक्विपमेंट है वो हो सकता है। उसके बाद जो है आपकी जो है ना, जो ड्रेप्स हैं उनसे हो सकता है, जो क्या नाम है उसका, जो क्लीनिंग अगर न्यूरो सर्जरी हो रही है, ठीक है, तो न्यूरो सर्जरी के अंदर जो इरिटेंट है वो आपने प्रॉपरली उसको कवर करना है आई में, वरना उसका वो ड्रिबल करके जा सकता है, ठीक है? जी, इसके अलावा आवाज आ रही है जी? अरसलान कंटिन्यू करो। जी सर, बस ये प्रेजेंटेशन बनाई थी मैंने, इसमें और कुछ बस वही पेनिट्रेटिंग आई इंजरीज का मैंने एंड पे टॉपिक रखा था। पेनिट्रेटिंग और ब्लंट ट्रॉमा को अलग से कर लेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन, मौजमा आपको सवाल का जवाब मिल गया है या इनकम्प्लीट है आपका आंसर? यस सर मिल गया है। कॉम्प्लिकेशन एक दफा बता दो अरसलान, वो कॉम्प्लिकेशन पूछ रहे आई ब्लॉक्स में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? देखो कोई भी याद रखें कि कोई भी ब्लॉक है ना, उसमें यह हेमरेज हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर जो है वो रेटिनल डिटैचमेंट भी हो सकती है। अगर कोन के अंदर एंटर हो रहे हैं ना, तो आप ये दो तो कॉम्प्लिकेशंस याद रखें। बाकी डिलेड इन्फेक्शन हो सकता है जो किसी भी ब्लॉक में हो सकता है। यहाँ पर और अंदर कौन से एरिया में पहुंच सकते हैं? सर ये ऑप्टिक नर्व शीथ के अंदर इंजेक्ट हो सकता है, इंजेक्शन, ग्लोब की परफोरेशन हो सकती है, और सर मतलब वीनस हेमरेज, आर्टीरियल हेमरेज, फिर जो है लास्ट सर लोकल एनेस्थीसिया सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी हो सकती है। और उसके बाद ये कि एक इसमें एस्पेक्ट थोड़ा सा अनटच रह गया कि अगर जो रीजनल क्या नाम है, जो एंटीकोएगुलेंट्स या एंटीप्लेटलेट्स ले रहे हैं, तो उनमें उनके क्या कंसर्न्स होंगे? यस सर, यही मैं सर वो वाला आपको मैंने बता पढ़ा रही थी, एंटीप्लेटलेट से। एंटीप्लेटलेट्स, एंटीकोएगुलेंट्स अगर पेशेंट ले रहा होगा ना, तो उनके अंदर ये ब्लॉक्स, बेसिकली ये ब्लॉक्स किन किन कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होंगे? इसमें आप ये ज़हन में रखें कि ये पेशेंट, कोई अगर पेशेंट रिफ्यूज कर दे तो इट्स एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। एलर्जी हो, ठीक है, जो ये स्पाइनल में भी बोलते हैं ना, अगर सेप्सिस, अगर उस एरिया में इन्फेक्शन हो तो उसके अंदर फिर आप ब्लॉक्स नहीं लगाएंगे, ठीक है? और आई सर्जरी जो लोकल एनेस्थीसिया में होती है, ये ब्लॉक्स में या रीजनल में, तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि अगर पेशेंट इज अनएबल टू लाई फ्लैट, जैसे मिसाल के तौर पे सीओपीडी का पेशेंट है, या कोई भी ऐसी कंडीशन है कि जिसके अंदर पेशेंट को हार्ट फेलियर के अंदर भी हो सकता है पेशेंट 2 पिलो लेके सो रहा है, तो अगर उसको ऑर्थोपनिया हो रहा है तो वो इतनी देर कैसे लेटेगा, ठीक है? ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको ना बाकी जो चीज़ें आई से रिलेटेड रह गई हैं ना, वो इंशाल्लाह हम कल ख़त्म करेंगे। तो आप लोग पढ़ें आई एनेस्थीसिया का, और कोई भी क्वेश्चन अगर ना समझ आए तो ये जस्ट आस्क, ठीक है? ठीक है अरसलान, आवाज म्यूट हो गई है, क्या चक्कर हुआ? जी सर, ठीक है सर। ठीक है, तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आई से रिलेटेड दूसरे जो पॉइंट्स हैं उनको भी कवर कर लें। तो क्योंकि देखें उन दिनों जो ज़्यादा चीज़ें पढ़ रहे थे ना, वो तो एक्चुअली वाईवे वालों के लिए था, तो इतना 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 पढ़ें, इतना खाएं जो हजम कर सकें,
ठीक है, क्योंकि जल्दी में कोई काम नहीं होता, लेकिन ये है कि ये शायद इस तरह ऐसे आप लोगों को भी मैंने लिंक भेजा है, प्लीज सब लोग उस तमाम आर्टिकल्स को एक दफा खोल के उनके अंदर हेडिंग्स देखें, जो जो चीजें उसमें से काम की आपको या क्वेश्चन उसके बनते हैं उनको आप करें, और सलान जो आपने प्रेजेंटेशन बनाई है वो आप शेयर कर दो, ठीक है। ठीक है जी, डॉक्टर मुनव्वर आप कुछ कह रही हैं? मैं बस आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। सबसे पहले तो आपको हज की बहुत बहुत मुबारक हो, और इसके अलावा जो आप काम कर रहे हैं ना वो बहुत ही ग्रेट वर्क है। चलें कोई बात नहीं, देखें ये तो हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा लगता है एक्चुअली देखें बहुत ये ही है, अच्छा लगता है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये एक्चुअली हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। आप शेख ज़ैद लाहौर में है ना? जी जी। चलें, आपसे मुलाकात मेरी हुई है, मुझे याद आ रहा है, तो इनका एग्जाम में आप आए थे, जी जी तब जी, मैंने आपका नंबर लिया था आपसे, मैंने रिक्वेस्ट की थी मुझे भी अपने स्टडी ग्रुप में शामिल कर जी। चलें, ये तो अल्लाह का शुक्र है। देखें ये मैं आपको बात बताऊं, वहाँ पर होता ये है अनफॉर्चुनेटली कि पाकिस्तान में हमारी लाइफ स्टाइल और हमारी रूटीन इतनी बिजी होती है और इतनी फ्रस्ट्रेशन है ना। देखें हम बाहर, मैं तो मुल्क से बाहर बैठा हुआ ना, तो यहाँ पे मैं एसी वाले कमरे में सुकून से बैठा हुआ, तो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में जो लोड शेडिंग ज़्यादा हालात में इंसान और फाइनेंशियल स्ट्रगल में इतना डिप्रेस हो जाता है कि उसके बाद जो है वो कुछ करने के काबिल नहीं रहता, ठीक है। तो इसीलिए मैं पाकिस्तान से भाग गया था। बाकी ये है कि देखिए, मैं अगर आपने मेरा ग्रुप में भी मोटो लिखा हो ना, मैंने क्या लिखा हुआ है, द बेस्ट वे टू लर्न इज टू टीच, ठीक है। तो बहरहाल एनीवेज, चलें ठीक है जी, कल इंशाल्लाह फिर अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नो प्रॉब्लम। चलें, ओके एवरीवन, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।